आइए बेटा, आज हम लोग एसिड और एसिड के डेरिवेटिव और उसके आगे का नॉमेनक्लेचर देखते हैं बेटा। एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। पहले तो आप जान लें कि एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं। एसिड कौन? ये है RCOOH। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, उससे छोटे भरत, उससे छोटे लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। तो जैसे राजा दशरथ के 4 सुपुत्र थे, वैसे ही जो हमारा एसिड कंपाउंड है, इसके भी 4 औलाद हैं। 4 औलाद कौन कौन है बेटा? देखना जरा इधर, कैसे इसके डेरिवेटिव हम लोग बना रहे हैं। जरा डेरिवेटिव को देखते चलिएगा भाई। देखें जरा इधर भैया, यही तो है ना, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर हम IUPAC सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे एल्केनोइक एसिड। क्या कहेंगे बेटा इसको? एल्केनोइक एसिड। अगर एल्केन है तो एल्केनोइक एसिड, एल्कीन है तो एल्कीनोइक एसिड, एल्काइन है तो एल्काइनोइक एसिड। अब ओइक जिस पोजीशन पर रहेगा उसका लोकेशन आपको नाम लिखते समय बताना पड़ेगा। बात स्पष्ट? अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो OH ग्रुप है, इसी OH ग्रुप को हटाते हुए चल रहे हैं। अगर हम OH ग्रुप को हटाएं, ठीक है, और यहाँ पर लगा दें NH2 ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप को हटा करके यहाँ पर लगा दें बेटा हम NH2 ग्रुप, तो कंपाउंड क्या बनेगा? RCONH2। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर हम यहाँ पर NH2 लगाए थे, अगर मान लीजिए हम NH2 ना लगाते, यहाँ पर हम कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा देते, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये ग्रुप लगा देते, तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आता भैया? RCO, यहाँ लग जाता X। स्पष्ट हुआ? अगर हम मान लीजिए NH2 ना लगाते, X ना लगाते, और यहाँ पर सपोज मान लीजिए हम कोई एल्कॉक्सी ग्रुप लगा देते, एल्कॉक्सी ग्रुप OR। अब देखिए कंपाउंड क्या बना? RCOOR, ये कंपाउंड बना। सपोज अगर हम यहाँ एल्कॉक्सी ग्रुप ना लगाते, यहाँ कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा देते, ये ऐसे लग जाता, ये OCOR, ये ग्रुप लगा देते, तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आता? RCOOR, ये कंपाउंड बनता। ध्यान दें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप हटा करके वहाँ NH2 ग्रुप लगाएं, तो ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम कहेंगे, भाई एसिड में ही तो हमने एमाइड लगाया, तो नाम क्या होगा? एसिड एमाइड। क्लियर बात? अब इसी एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा करके यहाँ हैलाइड लगा दिए, तो अब इसका नाम क्या होगा? एसिड हैलाइड। अब इसी OH को हटा करके यहाँ एल्कॉक्सी ग्रुप लगा दिए, तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल को हम क्या बोलते हैं? एस्टर ही तो कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया भैया? एस्टर। समझ में आया मिस्टर? आगे देखें जरा भाई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? अगर एल्केनोएट ग्रुप लगा रहे हैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं बेटा एसिड एमाइड। क्या कहा जाता है बच्चों? एसिड एमाइड। तो ये 4 डेरिवेटिव हैं,
4 औलाद हैं इस एसिड के। ध्यान रखें, जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड मुख्य रूप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बिल्कुल उसी तरह से इनके जितने प्रजाति हैं, जितने इनके औलाद हैं, जितने इनके ख़ानदान हैं, ये सारे ख़ानदान भी वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनमें जो पिक्यूलियर अंतर है, पिक्यूलियर डिफरेंस है, वो थोड़े थोड़े अलग हैं। भाई कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एमाइड देता है, ये नहीं देते तीनों। कुछ रिएक्शन ऐसे जो ये देते हैं और ये दोनों नहीं देते हैं। इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंसेस इनमें क्या क्या हैं, क्योंकि 80% इन चारों में सिमिलरिटी है। हाँ, 20% अंतर है, 10% अंतर है। वो अंतर जब आपको एसिड और एसिड के डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको ये बात बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में बताया जाएगा। क्योंकि सगे भाई अगर हैं, ट्विंस भी अगर हैं, तो दोनों के चेहरे सब कुछ हूबहू सब कुछ मेल खाते हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टर में, दोनों के विचार में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है बेटा। तो वैसे ही अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर सेम नहीं हैं, अलग हैं, तो अंतर होना ही होना है। हाँ, जिस खानदान से वो हैं वो खानदानी रिएक्शन तो देंगे ही देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनको ज़रा कॉपी में आप जल्दी से पहले लिख लें भाई, फिर हम थोड़ा आगे करेंगे। क्या, पहले एसिड एमाइड को डिस्कस करेंगे, फिर एसिड हैलाइड को, फिर एस्टर को, फिर अरे सॉरी देखिए, एसिड एमाइड हम लिख दिए हैं ना, एसिड एमाइड नहीं बल्कि एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए, वेरी सॉरी। अभी हाइड्राइड बोले हैं और हाथ से एमाइड लिखा गया बेटा, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको बेटा आप चारों लिख लीजिए जल्दी से। आइए बेटा, एसिड एमाइड की नेमिंग हम लोग पहले ज़रा देख लें भाई। ये देखना, जनरली अगर देखा जाए तो एसिड एमाइड को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब जितने कार्बन के हैं नंबरिंग आप यहीं से करेंगे। 1, अब मान लीजिए 3 कार्बन का तो 3 ये हो गया और 1 4। अगर ये एल्काइल 5 कार्बन का है तो इसको साथ में गिना जाएगा तो 6 कार्बन हो जाएगा, और इसको साथ में एमाइड जोड़ दिया जाएगा। तो अगर 6 कार्बन के हैं तो हेक्सेनामाइड, हेक्सेन प्लस एमाइड, तो इसका ई उसका ओ ई हट जाएगा। हेक्सेनामाइड पेंटेन है, पेंटेनामाइड। 3 कार्बन के हैं प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन के हैं ब्यूटेनामाइड। यानी लिखा कैसे जाएगा इनको, ऐसे एल्केनामाइड। बात स्पष्ट? लेकिन ध्यान रखें, ये एक्चुअल में प्राइमरी एमाइड है। कौन सा एमाइड है? प्राइमरी एमाइड है बेटा। तो अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें, देखना 1, 2, 3 पार्ट में इनको हम कर सकते हैं ऐसे। इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, RCONH2, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमाइड। अब इस H को हटा के यहाँ एल्किल लगा दें अगर हम, तो RCONH। अब क्या हुआ, ये सेकेंडरी एमाइड। क्लियर बात? और RCON, यहाँ R लगा दिए, यहाँ R लगा दिए, सारे H इसके हटा दिए। अब ये कौन सा एमाइड हो गया बेटा? टर्सेरी एमाइड। बात स्पष्ट हुआ? इनका अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो इनका नाम होगा IUPAC में, अब देखना ऐसे लिखेंगे आप, ये इतना हो गया एल्केन और ये इतना हो गया प्लस एमाइड। तो जब दोनों को जोड़ेंगे एल्केन और प्लस एमाइड को, तो ये ई यहाँ से हटेगा। एक वर्ड में पूरा हमें लिखना होगा। एक वर्ड में जब आप लिखोगे तो नाम देखिए इसका ये निकल के आएगा, एल्केनामाइड। ये इसका IUPAC नेम हुआ बेटा। कौन सा नाम हुआ? IUPAC नेम। इसे हम क्या कहेंगे? नियम से ये एल्केनामाइड तो है ही है, लेकिन इस N से ये देखिए ये एल्किल ग्रुप लगा है। भाई आप इसको अगर ना रखते, यहाँ H लगा होता तो आप इसको एल्केनामाइड ही तो कहते बेटा, लेकिन इसमें से एक H हटा के सब्स्टिट्यूशन करा दिया गया। N से नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप लग गया, तो नाम इसका क्या हो गया भैया? N एल्किल एल्केनामाइड। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिए क्या है, अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप ना होते
तो हम इनको एल्केनामाइड बोलते। लेकिन इस N से 2 एल्किल लगे हैं, दोनों H हट करके, N से एल्किल, N से एल्किल, तो N डाई एल्किल एल्केनामाइड। जैसे टर्शियरी अमीन का नाम नहीं लिखते थे आप, N डाई एल्किल एल्केनामीन, तो वहाँ अमीन बोलते थे, यहाँ एमाइड आप बोलोगे, तो नाम इसका हो जाएगा N, डाई एल्किल एल्केनामाइड। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। तो एक मोटा मोटी आपको बात हम एसिड एमाइड के बारे में बता रहे हैं भैया कि ये प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्शियरी एमाइड, इसी एमाइड से ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करा करके बनाए गए हैं। क्लियर? तो इसीलिए जब आप इससे इसको बनाओगे तो इन दोनों को ही कहा जाता है एक अलग नाम, अलग प्रजाति कहा जाएगा इन्हें, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। कौन सा एमाइड कहा जाएगा बेटा? इन्हें सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कहा जाएगा, इन्हें सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कहा जाएगा। तो ये आपका एमाइड हुआ और इसी का ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करा के बने हुए प्रोडक्ट हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। भाई इसमें हमने क्या किया, यहाँ से एक H हटाया और एक एल्किल लगा दिया। आगे हमने इसमें क्या किया, यहाँ से एक H हटाया और एक एल्किल ग्रुप लगा दिया। तो इसी का ये सब्स्टिट्यूशन, इसी का ये सब्स्टिट्यूशन निकल करके आया बेटा। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। तो इसको जल्दी से जरा आप बना लें, फिर हम एक एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से बेटा। ओके, तो पहले हम इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो बना लीजिए जल्दी से भाई इसको। आइए बेटा, छोटे छोटे पहले मॉलिक्यूल से नामकरण स्टार्ट करते हैं। जैसे एक कार्बन का अगर आप एमाइड लेंगे तो ये हुआ एक कार्बन। एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन में एमाइड जुड़ जाएगा, नाम क्या हुआ? मीथेनामाइड। ये नाम कौन सा है? IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसका क्या है? ट्रिवियल सिस्टम इसको क्या बोलते हैं आप? इसे आप फर्मामाइड बोलते हैं, फर्मामाइड बोलते हैं। लेकिन ये नाम कौन सा बेटा? ट्रिवियल सिस्टम में एक कार्बन को आप फर्म बोलते हैं ना, फर्मामाइड, फर्म बोलते हैं। जैसे फार्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एक ही कार्बन के तो हैं, तो नाम इसका क्या हो गया? फर्मामाइड। अगर 2 कार्बन इसमें होता, एक CH2 ग्रुप और जुड़ जाता इसमें, क्लियर बात? अब नाम क्या हो गया? 2 कार्बन के हो गए, इसका नाम हो गया इथेनामाइड। IUPAC सिस्टम में नामकरण हम लोग कर रहे हैं इसका। अगर ट्रिवियल सिस्टम में इसको आप बोलते हैं तो 2 कार्बन को हम लोग एसिड कहते हैं, ACET, एसिड। तो नाम इसका क्या होता बेटा? एसिटामाइड। ये नाम इसका कौन सा भैया? ट्रिवियल सिस्टम में नामकरण है। क्लियर? अगर 3 कार्बन ही होता, CH3, CH2, CO, NH2, तब इसका नाम क्या होता भैया? 3 कार्बन हो गए, प्रोपेनामाइड। ये इसका कौन सा नाम हुआ? IUPAC। बात स्पष्ट? आप कहेंगे साहब इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम, तो जिन जिन का ट्रिवियल सिस्टम में नाम था उनको हम बताए, क्योंकि जब ट्रिवियल सिस्टम था तो उस समय बहुत लिमिटेड कंपाउंड थे। बात हम बार बार आपको बता चुके हैं। 3 कार्बन को हम प्रोपियान बोलते हैं। तो अब अगर उस हिसाब से आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियानामाइड। जैसे प्रोपियानिल्डिहाइड, प्रोपियानिक एसिड, ऐसे नाम पढ़ते थे। अब जरा ध्यान दें, इसी कंपाउंड को हम थोड़ा सा इस तरफ ले चल रहे हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि साहब बताओ जरा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बोलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो आप कहोगे साहब यूरिया है इस कंपाउंड का नाम। हम कहेंगे भैया IUPAC नेम बताओ यूरिया का। IUPAC नेम क्या होगा यूरिया का? आप कहो यूरिया इज द यूरिया। नहीं साहब, अगर आप देखें तो ये एक ही कार्बन का तो है ना बेटा, बोले तो अगर एक कार्बन का ये होता तो इसे हम क्या बोलते? मेथेनामाइड बोलते।
एक कार्बन का अगर था ये तो इसको मेथनामाइड बोलते। लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये H हटा करके यहाँ पर हमने क्या लगाया, ये देखना, ये NH2 ग्रुप लगा दिए। तो अब अगर हम इस मेथनामाइड में सब्स्टिट्यूशन कराए हैं किसका, अमीनो का, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा अमीनो मेथनामाइड। ये इसका कौन सा नाम हो गया, IUPAC नेम हो गया बेटा, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भैया बताओ यूरिया का IUPAC नेम क्या होगा, तो यूरिया का IUPAC नेम क्या हुआ बेटा, अमीनो मेथनामाइड। स्पष्ट हुई बातें, चीज़ें क्लियर हुई। अभी हम इसमें और भी सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और अच्छे अच्छे कंपाउंड भी आपको हम दर्शन करा रहे हैं, ताकि आप एमाइड में बिल्कुल फंसे ना। किसी प्रकार का भी सवाल अगर एमाइड में आ जाए आप तुरंत उसको काट के गिरा दें एकदम सवाल को। क्लियर? तो इसको जरा जल्दी से आप पहले लिख लीजिए भैया। आप सपोज मान लीजिए मैं आपसे इस कंपाउंड को बारे में पूछें कि साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3। अगर ये ना होता तो आप इसे क्या बोलते, और इसके स्थान पर यहाँ तब H लगा होता तो आप इसे कहते प्रोपेनामाइड। ओके, अब इस प्रोपेनामाइड में N से मेथिल लगा है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, N मेथिल प्रोपेनामाइड। स्पष्ट हुई बातें, स्पष्ट हुई। यहीं पर अगर हम सपोज कंपाउंड आपसे ऐसे पूछते, CH3CH, यहाँ लग गया ब्रोमो, ये हो गया CO, ये हो गया NH, ये हो गया CH2 और यहाँ लग गया CH3। क्लियर? अब अगर हम आपसे पूछें साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बोलें भाई, तो नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3। नाम कैसे आप लिखते थे, N एल्किल एल्केनामाइड। क्लियर? तो आप यहां से क्या लिखोगे, N एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। तो नाम इसका हो जाएगा N एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। तो इसको ज़रा जल्दी से लिखिए भैया, फट से तुरंत, फिर अगला कंपाउंड दिखाएं हम आप। लिख ले बेटा इसको। आइए ज़रा आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और कंपाउंड देखते हैं भाई। अब जैसे सपोज इसी कंपाउंड में, जो कंपाउंड जस्ट हमने आपको अभी दिखाया, CH3 CH2 CO NH CH2 CH3, यहीं पर ब्रोमो लगा हुआ था। ये तो कंपाउंड था ना बेटा अभी जस्ट आपने जो देखा। ओके, हम अब अगर ब्रोमो यहाँ ना लगाएं, ठीक है, ब्रोमो यहाँ लगा दें। अब हम अगर आपसे पूछे साहब बताओ अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगी इसकी, IUPAC नेम कर लीजिए इसका। अब देखिए, जब आपका जो आपका पेरेंट चेन मेन होगा, इसमें नंबरिंग आप 1 2 3 ऐसे चलेंगे। और अगर आप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में नंबरिंग करेंगे तो 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे करके चलेंगे, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जो भी आप बोलें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखना, N पर एथिल लगा है और एथिल में 1 डैश पर ब्रोमो लगा है। या मान लीजिए चलिए एक ग्रुप और है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखिए नामकरण इसका करिए। हम थोड़ा कंपाउंड को बड़ा कर दिए हैं, या चलिए ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाए कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक स्टेप बाद इसको कंपाउंड को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इसी में चलिए निपटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए N से, N से क्या लगा है, एथिल, लेकिन एथिल में क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो किस पे है, 1 डैश पर। तो यहाँ अब ब्रैकेट के अंदर बात होगी, ठीक है, 1 डैश ब्रोमो एथिल,
भाई एथिल में ब्रोमो लगा, या इथेनाइल कह सकते थे, 1 ब्रोमो इथेनाइल भी बोल सकते थे, ब्रैकेट बंद। अब आप इसका नामकरण कर चुके, अब आप इस पेरेंट चेन में आए, देखें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, हाँ साहब है, कितने पर, दूसरे पोजीशन पर, तो 2 हाइड्रोक्सी। ओके, अब इसका नाम करिए 1 2 3 प्रोपेनामाइड। क्लियर हुआ? स्पष्ट हुई बातें, चीजें स्पष्ट हो गई बेटा। अब जरा इस कंपाउंड का नाम करिए, नाम बताइए भैया, ये देखना, बल्कि हम इसको ऐसे बना दें, और आपसे पूछे साहब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इधर एमाइड इधर एमाइड, मामला क्या है, मंजर क्या है, बोलिए। इस कंपाउंड का नाम पूछा जाए तो अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो इस कंपाउंड को आप इस तरफ ले आइए, ले आए, ले आए। अगर यहां पर आप फेनिल ना लगाए होते, खाली कंपाउंड यही होता NH2CO NH2, तो आप इसको क्या बोलते? अमीनो मेथेनामाइड, यही तो बोलते। लेकिन इस अमीनो में N से क्या लग गया है, फेनिल। हम देखिए यहां से एक H हटाए और यहां पर फेनिल ग्रुप लगा दिए हैं, तो अब इसका नाम क्या होगा भैया, N फेनिल अमीनो, N फेनिल अमीनो मिथेनामाइड। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? अब अगर मान लीजिए इसी में हम, जल्दी से इसको तब तक आप लिख लीजिए, फट से लिख लिया इसको जल्दी से। अब इधर देखें जरा भाई, इधर देखें, इसी में बेटा अगर हम यहां पर ऐसे एमाइड रहने देते, अब ये NH2 हटा करके यहां CH3 लगा देते, ये देखना, ये ऐसे कंपाउंड है, अब हम आपसे पूछते भैया बताओ इस कितने कौन सा कंपाउंड है, क्या इसका IUPAC नेम होगा, बोलिए। तो अब जरा ध्यान दें, इसको आप जरा ओपन कर लीजिए भैया, इस कंपाउंड को आप ऐसे पहुंचाइए, यहीं से आप इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और नीचे बना लें, ठीक है। अब इसको जरा ओपन करिए, हम इसको इधर से खोल दे रहे हैं, CH3CONH ऐसे लिख दिए। इसी को आप ऐसे भी तो बना सकते थे, CH3CONH ऐसे भी तो आप बना सकते थे। ये और ये सब तीनों एक ही कंपाउंड हैं, सब तीनों एक ही कंपाउंड, इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, तीनों एक ही कंपाउंड हैं, नाम भी तीनों का सेम ही है। ओके, अब जरा नामकरण करिए इसका। अगर ये ना होता तो आप इसे क्या बोलते, एथेनामाइड बोलते कि ना बोलते, बोलिए भाई, इथेनामाइड बोलते कि ना बोलते। लेकिन अब N से क्या लग गया, फेनिल, तो नाम क्या हो गया, N फेनिल इथेनामाइड। क्लियर? इतना ग्रुप अगर आप देखें तो ये है एनिलाइड ग्रुप, और ये है इतना ग्रुप अगर आप देखें तो ये है एसिटा ग्रुप। अब एसिटा ग्रुप और एनिलाइड ग्रुप को जब आप जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
एसिटानिलाइड। आप कहेंगे एनिलाइड ग्रुप क्यों हुआ? अरे एनिलीन से H हटा करके एनिलाइड बना दिया गया। भाई एनिलीन का जो आइड होगा, एनायन होगा, एनिलीन का जो एनायन है, जैसे देखना ये एनिलीन है, तो एनिलीन का जो एनायन होगा, यही तो है ना एनायन इसका, ये एनिलाइड कहलाएगा, एनिलाइड कहलाएगा। जैसे क्लोरीन का जो एनायन है क्या कहलाता है? क्लोराइड कहलाता है। ये बातें अलग से हो रही हैं, क्लियर? एनिलीन का एनायन एनाइड एनिलाइड, और क्लोरीन का जो एनायन है वो क्लोराइड। ऐसे ही ये एनिलाइड हुआ, ये एसिटा या एसिटिल, जो भी आप नाम कहना चाहें, जो नाम अपभ्रंश में चलता है, तो इसे कहा गया एसिटानिलाइड। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, भैया एसिटानिलाइड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा? जरा बताइए उसको। तो आपको पता है, अच्छी तरह से आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे, जल्दी से। ओके, तो इसको जरा जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में भैया अपने। ये देखना भाई, अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो अब तो आसान हो गया कंपाउंड का नाम बताना आप लोगों के लिए। कैसे? ये देखें, आप इधर जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 मेन पेरेंट चेन ही हुआ। ये तो सब सब्स्टिट्यूटेड चेन हो गए ना। तो सब्स्टिट्यूटेड चेन का जो आप नंबरिंग करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम ऐसे लेके चलते हैं। 2 प्राइम या 2 डैश पर आपका फेनिल लगा हुआ है, N से आपका प्रोपिल लगा हुआ है। नाम कैसे लिखा जाएगा? N ब्रैकेट के अंदर 2 डैश फेनिल प्रोपाइल ब्रैकेट के बंद हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, 3 पर क्या लगा है? इसे साइड में क्या बोलते हैं? मर्कैप्टो या सल्फोनिल। मर्कैप्टो या सल्फोनिल, तो चलिए सल्फोनिल कह दिया जाएगा। सल्फोनिल। अब कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन तो हो जाएगा ब्यूट। कितने पर इन है? दूसरे पर, तो हो जाएगा 2 इन। अब ये क्या है? एमाइड ही तो है। 2 इन, चाहे 1 एमाइड कहें या सीधे सिम जोड़ दें, 2 ब्यू 2 इनामाइड, या ब्यूट 2 इन 1 एमाइड, ये भी कह सकते थे, ऐसे लिख सकते थे ब्यूट 2 इन 1 एमाइड, ये भी नाम आप ऐसे लिख सकते थे। नामकरण आप इसका कर सकते थे। चीज़ें स्पष्ट हुई? तो आप टिपिकल से टिपिकल नाम भी आप अब लिख सकते हैं। तो ये सेकेंडरी एमाइड की हमने चर्चा की। आइए जरा टर्शियरी एमाइड की बात करें। एक छोटा सा और कंपाउंड ही बनाते हैं, देखना ये बना, ये बने, ये लगा, ये लगे, ये लगे, ये लगे, या चलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। और अब आपसे पूछने से आप बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो अब हमने इसको क्या किया? बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में दिखाया है आपको, बॉन्ड नोटेशन में इसको हमने दिखाया, डंडा बना करके दिखा दिया आपको। इसी को हम मॉलिक्यूलर फार्म में, स्ट्रक्चरल फार्म में कार्बन हाइड्रोजन का दर्शन कराते हुए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखना, यही है ना कंपाउंड, यहाँ देखना, इस तरफ ले लेते हैं, ये देखना, ये CH3 हुआ। भाई सर सब कार्बन ही तो है ना बेटा, ये देखना कार्बन ही तो है सब, ये देखना कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? ये टर्शियरी एमाइड है, ध्यान रहे।
CH3 हुआ, फिर यहाँ क्या लग गया, CO, CO, फिर क्या है CH2, CH2, फिर क्या है CO, ठीक है, फिर क्या है N, यहाँ क्या लगा 1 2 3 कार्बन का चैन, और यहाँ कितना लगा 2 कार्बन का चैन। क्लियर हुई बात। अब देखना, अगर आपसे ऐसे कंपाउंड दे करके पूछा जाता तो बड़ा आसान महसूस होता आपको, लेकिन अब आपको ये स्ट्रक्चर दे करके पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा भौहें तनेंगी आपकी, मस्तक पर आपके, थोड़ा सा ललाट पर आपके लकीरें आएंगी। क्या कंपाउंड है, अच्छा भाई जो तेज बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं, उनको तो सब पता है, खट से देखेंगे तुरंत बता देंगे। लेकिन जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक को संशय की निगाह से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो वो हर मॉलिक्यूल को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। चीज़ें क्लियर हुई। तो भैया इस कंपाउंड का हम नामकरण करने चल रहे हैं, ज़रा बताइए, देखें ज़रा इधर। हम एन एथिल एन प्रोपिल पहले कहेंगे, क्योंकि एन डाई एल्किल, एन एल्किल एन एल्किल डैश। चीज़ें क्लियर। तो भैया नामकरण जरा करिए, एन से एथिल और एन से प्रोपिल, तो हो जाएगा एन एथिल एन एन प्रोपिल। आप प्रोपिल को पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि जब प्रीफिक्स में नंबरिंग होती है या नाम लिखा जाता है तो हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में लिखते हैं, एन एथिल एन प्रोपिल, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, अब इसकी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 3 पर ऑक्सो लगा हुआ है ना बच्चों, इसका भी तो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा इसको भी तो हमें लिखना होगा ना नामकरण के साथ प्रीफिक्स के रूप में, तो हो जाएगा 3 ऑक्सो। अब बात होगी, ब्यूटेन है 4 कार्बन का, ब्यूटेनामाइड। स्पष्ट हुआ। तो इस कंपाउंड का ये टर्शियरी एमाइड है भाई, है तो बहुत सारे टर्शियरी एमाइड का नामकरण हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिलेबस में आपके बहुत डिटेल में बेटा नहीं है, इसलिए बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे। कंपाउंड तो बहुत, नॉमेनक्लेचर को तो महीनों पढ़ाया जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, इतना बड़ा चैप्टर है ये नॉमेनक्लेचर। लेकिन हमको क्या है, हम लोगों को एक सिलेबस दिया जाता है ना। सिलेबस का मतलब क्या, सिलेबस का मतलब एक बाउंड्री लाइन। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने के लिए आपको एक बाउंड्री लाइन दे दी जाती है, भैया इसी के अंदर आपको चौके छक्के यहीं से लगाना है, पूरा शहर भर नहीं आपको क्रिकेट खेलना है। कोई भी काम करते तो आपको एक बाउंड्री लाइन दे दी जाती है। तो सिलेबस क्या होता है, एक बाउंड्री लाइन होता है कि आपको ज्ञान इसी बाउंड्री लाइन के अंदर ही रखना है। सवाल जो हम बनाएंगे इसी बाउंड्री लाइन के अंदर से ही बनाएंगे। तो हमारी जो बाउंड्री लाइन है इसके पार हो जाएगा अगर हम बहुत आगे जाएंगे तो, समझ रहे बात। तो बहुत दूर हम नहीं जाएंगे बेटा, बस इतनी ही चर्चा करेंगे। अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो आप हमसे आइए, पर्सनली हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। जहाँ जहाँ सवाल आप पूछना चाहें वहाँ से आकर के आप पूछिए, हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ओके। या पर्सनली आप फ़ोन करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको जल्दी से आप ज़रा उतार लीजिए भाई। एग्जाम्पल हम लोग, छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं बेटा, जिसमें हम एमाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस और भी हो जाए कि अगर मान लीजिए उस साइड में आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे। जैसे CH3 CH CO NH2 CO OH, छोटा सा कंपाउंड है। या इसी को आप चाहे ऐसे लिखें या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, CONH2 कर सकते थे, या यहाँ पर ऐसे ना दे करके इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख देते, ऐसे लिख देते, क्लियर। तब आप नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3। अब ये कंपाउंड एमाइड नहीं रह गया, अब ये ओइक एसिड रह गया। क्या रह गया, ओइक एसिड हो गया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया भाई। अब नहीं तो अगर ये ना होता तो ये डेरिवेटिव उसका माना जाता, एमाइड लिखा जाता, क्लियर।
अब देखिए 2 पर क्या लगा है, 2 पर ये ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, एमाइड को जब हम प्रीफिक्स में रखते हैं तो प्रीफिक्स नेम क्या होता है इसका, सब्स्टिट्यूएंट में नाम क्या लिखते हैं इसको हम, कार्बामोइल, क्या बोलते हैं, कार्बामोइल। हो सकता बहुत लोगों को याद हो सकता कुछ लोग पेज पलट रहे हों, अगर नोट करते हुए चल रहे होंगे तो, नहीं तो पिछली वीडियो में जाकर या रिवर्स कर रहे होंगे। तो ये सब काम नहीं करना, एकदम दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखें बेटा पूरी तरीके से। नाम हो जाएगा 2 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। स्पष्ट, 2 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर बात बेटा? तो इसको जरा लिख लीजिए, फिर हम एसिड हैलाइड पर आते हैं बेटा। एसिड हैलाइड, दूसरा डेरिवेटिव हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखने चल रहे हैं बेटा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम, RCOX। इस इतने को कहा जाएगा एल्केनॉइल और इतने को हम कहते हैं हैलाइड। तो नाम क्या होगा इसका, एल्केनॉइल हैलाइड, एल्केनॉइल हैलाइड। क्लियर? जैसे एक कार्बन का अगर हम हैलाइड लें, हालांकि एक एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन आईपीसी में तो हम लिख ही सकते हैं ना नाम इसका। ओके, 2 कार्बन का अगर लेंगे तो CH3 COCl, 3 कार्बन का अगर लेंगे तो CH3 CH2 CO। चलिए यहाँ ब्रोमीन लिख देते हैं। ठीक, नामकरण जरा इनका करिए। नाम इनका क्या होगा, एक कार्बन के हैं तो नाम इसका होगा मिथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड। IUPAC नेम है इसका। क्लियर बात, मेथेनॉइल क्लोराइड। और अगर आप इसी को ट्रिवियल सिस्टम में अगर आप इसका नाम लिखना चाहते तो फार्मिल क्लोराइड आप इसको बोलते, क्योंकि एक कार्बन को आप फार्मा बोलते हैं। तो चूंकि कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसलिए ट्रिवियल सिस्टम में इसका नाम भी नहीं था। क्लियर बात, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। हाँ, यहाँ से मॉलिक्यूल स्टार्ट होते हैं जनरली। तो अब यहाँ से अगर आप इस कंपाउंड का नामकरण लिखना चाहें तो देखें 2 कार्बन हुआ तो नाम क्या हुआ भैया, इथेनॉइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम हुआ बच्चों। इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम है, कॉमन नाम इसका है क्या, 2 कार्बन है ना, तो एसिटा हो गया और इसमें क्लोराइड लग गया तो नाम क्या होगा इसका, एसिटिल क्लोराइड। ये किस सिस्टम में नाम बच्चों, ट्रिवियल सिस्टम में। क्लियर? तीसरे कंपाउंड का नाम जरा बताइए, 1 2 3, प्रोपेन नॉइल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। स्पष्ट हुआ बेटा? क्लियर हुई चीजें? तो ये सब बिल्कुल एकदम सिंपल मॉलिक्यूल हैं। यही एक कंपाउंड देखिए हम और आपको देते हैं, छोटा सा CH3 CH। क्लियर बात? यहाँ लगा दे रहे हैं CH, यहाँ लिख दे रहे हैं COOH, यहाँ लिख दे रहे हैं CO और यहाँ लिख दे रहे हैं Cl। अब अगर हम आपसे कहें साहब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, तो अब ये एसिड हैलाइड नहीं रह गया, ये मॉलिक्यूल अब एसिड हैलाइड नहीं रह गया बेटा। आप कहें क्यों गुरुजी? अरे भाई अब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गए, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगने की वजह से अब यह मॉलिक्यूल एसिड हो गया, ओइक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो अब जरा नाम बताइए इसका। नाम बताने के लिए हमें पैरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा। पैरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग हम हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से ही प्रारंभ करते हैं बेटा। अब दूसरे पे देखिए क्या आ गया, ये ग्रुप
अब ये क्या हो गया, जो आपका एसिड हैलाइड था, अब ये एज सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल हो रहा है, प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। प्रीफिक्स नेम इसका क्या होता है, हैलोफॉर्माइल। क्या नाम होता है इसका, हैलोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्माइल। तो अब इसको हम आईपीसी सिस्टम इसका नाम लिख दे रहे हैं भैया, ये देखना ये हो जाएगा, कहाँ पे लिखें, नीचे लिखें, यहाँ देखिए दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो भी लिख देते हैं नाम। तो हो जाएगा 2 क्लोरो फॉर्माइल। 4 कार्बन है, 5 कार्बन है ये। पेंट कितने पे इन है, 3 इन ओइक एसिड। आप अगर ओइक एसिड का पोजीशन नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि वह ओइक पहले कार्बन पर है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो और खुशी की बात है, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा वो। इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि इसके प्रीफिक्स नेम को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे। इसको आप क्लोरोकार्बोनिल भी तो कह सकते थे, बोलो हेलोकार्बोनिल कह सकते थे, इसका एक और नाम हो सकता था। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्लोरोकार्बोनिल। कितने पर लगा है, 2 पे लगे हैं, तो 2 क्लोरोकार्बोनिल। पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। देखिए बेटा दिख रहा पूरा, ये आप लोगों को पूरा दिख रहा भाई, क्लियर। तो ये कंपाउंड के नाम हुए। तो हम इसमें बहुत डिटेल में एंटर नहीं कर रहे हैं, बहुत डिटेल में एंट्री नहीं कर रहे हैं, कारण क्योंकि एसिड ही आपके सिलेबस में, एसिड का डेरिवेटिव सिलेबस में उतना है ही नहीं है। आप तो पढ़ा क्यों रहे, अरे भाई सवाल आते हैं आईपीसी में तो कहीं से भी नाम पूछा जाए। हम मेन सिलेबस की बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी में उठा करके देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य रूप से उसमें समझाया गया है, बताया गया है। 4 डेरिवेटिव होते हैं, पहले सिलेबस में था लेकिन सिलेबस से कटे हुए हैं बहुत सारे टॉपिक। सीपीएमटी सिलेबस में था, हाँ, हालांकि जेईई वगैरह में डिटेल में वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे उनके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। बात स्पष्ट हुआ। तो एक आपको बेस बताया जा रहा है, एक आपको आपकी नींव मजबूत की जा रही है, वहीं से यहीं से आप अपना दीवार खड़ा कर सकते हैं बेटा। तो नींव एकदम टाइट मजबूत होना चाहिए, उससे आप दीवारें खड़े करते रहिए, उसी के ऊपर लिंटर लाते रहिए, स्लेब मारते रहिए, मंजिल दर मंजिल आप बनाते रहिए, ज्ञान अपना ग्रैस्प करते रहिए। जो हम ज्ञान बांट रहे हैं भैया इसको रखिए, लिखिए इसको फट से तुरंत कॉपी में अपने। एस्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नामकरण इनका कैसे किया जाता है, नेमिंग आईपीसी सिस्टम में कैसे इनका लिया जाता है। तो पहले तो आप जान लें कि CO ग्रुप के साथ अगर इधर R लगा हो और इधर OR लगे हों, ठीक है, ये थोड़ा दूर इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, तो ये एस्टर कहलाता है, ये एस्टर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे आप देखें, ये एसिड है, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर CH3 लगा दे रहे हैं, तो नाम इसका क्या हुआ, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसी से हम क्या किए, H हटा दिए, CH3COO ग्रुप आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, एसीटेट। क्या कहलाया, एसीटेट। अगर ये ज़्यादा कार्बन का होता तो आप उसको एल्केनोएट कहते। क्या कहते, एल्केन में O8 खाली जुड़ जाता, O8 एल्केनोएट। अब इसी एल्केनोएट में यहाँ पर अगर हम एल्किल, भाई अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर ये R लगा दें, तो अभी क्या हो जाएगा, ये देखना ज़रा। अब ये एल्केनोएट हुआ ना, और यहाँ पर R लगा देते, ये क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप। वही तो देखिए कंपाउंड ये है। यहाँ पर बेटा इतने को हम कहेंगे एल्केनोएट, और ये इतने को हम कहेंगे एल्काइल। दोनों को आप जोड़ दीजिए। इसको हम हमेशा एस्टर में नामकरण करते समय इस एल्किल को हमेशा पहले लिखेंगे बेटा, ये रूल है।
ओके, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अगर आईपीसी सिस्टम में नाम लिखना चाहें, एल्किल एल्केनोएट। क्या नाम हुआ भैया? एल्किल एल्केनोएट। जैसे छोटे छोटे हम एग्जाम्पल आपको यहाँ देखिए दर्शन करा रहे हैं भाई, छोटे छोटे एग्जाम्पल दर्शन कराते हैं। जैसे एक कार्बन का हम लेके चल रहे हैं, एक कार्बन का हुआ मेथनोएट, इसमें क्या लगा दे रहे हैं? मेथिल। तो नाम क्या हुआ भाई? मेथिल मेथनोएट। नाम क्या हुआ? मेथिल मेथनोएट। अब इसमें एक कार्बन हम और बढ़ा दे रहे हैं, अब नाम क्या हुआ इसका? मेथिल इथेनोएट। ओके, इसी में हम और कार्बन बढ़ा दे रहे हैं, ये देखना। नाम क्या हुआ इसका? पहले इसी को लिखा जाएगा, एथिल। अब इसका नामकरण होगा 1 2 3, एथिल प्रोपेनोएट। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करने चल रहे हैं। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्लियर? और चलिए इसमें भी एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। क्लोरो लगा दे रहे हैं। अब जरा नाम बताइए। यहाँ ओ लगेगा पहले, तब तो एस्टर कहलाएगा। अगर ओ नहीं लगाते तो ये कीटोन हो जाता। ठीक, अब नंबरिंग जरा करिए इसका। अब देखना बेटा, इधर मेन पेरेंट चेन आपका ये है 1 2 3, और ये साइड चेन है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, चाहे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसका जरा नामकरण करिए। पहले तो हमको इसी एल्किल को ही पहले रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये प्रोपिल है, और प्रोपिल में 2 पर क्या लगा है? प्रोपिल में 2 पर क्या लगा है? मेथिल। क्लियर? तो नाम इसका क्या हुआ भैया? 2 डैश मेथिल मेथिल प्रोपाइल। 2 डैश मेथिल प्रोपाइल। अब 2 पर क्या लगा है? क्लोरो। 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3। प्रोपेनोएट। दिख रहा है बच्चों? प्रोपेनोएट। स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? बोले भाई, इस इतने को हम आइसो ब्यूटाइल भी तो कह सकते थे। बोलिए, आइसो ब्यूटाइल भी तो कह सकते थे बेटा। तो इसे हम कह सकते थे आइसो ब्यूटिल 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। ये भी नाम आप लिख सकते थे। ब्लू से लिख दे, नहीं तो आप इसी में वो हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। ये सब आपको जब हम शुरुआत में क्लासिकल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर ये सब बताया गया था कि आइसो ब्यूटिल कौन है, सेकेंडरी ब्यूटिल कौन है, टर्सरी ब्यूटाइल कौन है। ये सब कुछ पूरा आपको बताया गया है बेटा, कि जब दूसरे कार्बन पर मेथिल लगा हो और चैन 3 कार्बन के हों तो टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4, और आइसो जुड़ जाता है तो उसे आइसो ब्यूटिल कहते हैं। तो इसको ज़रा नामकरण जल्दी से कर लें, फिर एस्टर के बारे में थोड़ी सी बात हम आपसे और करते हैं। अभी बना लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा एस्टर के बारे में जानकारी ले लें बेटा। जितने भी एस्टर्स होते हैं ज़्यादातर सबका
जो गंध होता है, गंध, स्मेल, फ्लेवर, वो फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल, मतलब फलों की महक उसमें से आती है। एस्टर्स को अगर आप सूंघें, अक्सर जब आप लैब में एस्टर बनाते हैं तो जब फलों जैसी महक आना शुरू हो जाता है तो हम अक्सर जान जाते हैं कि साहब एस्टर बन गया है। आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, बीवरेजेस पीते हैं, शीतल पेय पदार्थ मार्केट में बिकता है ना, पाइनएप्पल का जूस पी रहे हैं, ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, बनाना शेक पी रहे हैं या बनाना जूस पी रहे हैं, गुआवा जूस पी रहे हैं, लीची का जूस पीते हैं, तो आपको लगता है अरे वाह, आज एक डब्बा ऑरेंज का जूस हम पी लिए तो हमारी बॉडी में ताकत आ गई है। जबकि आप ऑरेंज का जूस नहीं पिए हैं, उसमें ऑरेंज का फ्लेवर डाला गया है। और वो फ्लेवर क्या होता है? एस्टर होता है, एस्टर। कभी आप डब्बे पर लिखा हुआ देखें, डब्बे पर 2% पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है, उसमें कंसनट्रेट फार्म में 2% या 5% है, बाकी सब क्या है? पानी। यानी कि 100 ml अगर आप पानी ले रहे हैं तो 100 ml में 98, 100 ml अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, तो उसमें 98 ml पानी है और 2 ml उसमें लीची का जूस है, या हो सकता है ऑरेंज का जूस मिलाया गया हो। 2 ml अगर आप मिला के देखेंगे और सूंघेंगे, कोई महक नहीं आएगी। और आप उस 100 ml के डब्बे को जब आप खोलते हैं तो बगल वाला समझ जाता है कि अच्छा ये ऑरेंज का जूस पी रहे हैं, इतना तगड़ा महक आती है उसमें से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 2 ml उसमें वो मिलाया गया एक्सट्रैक्ट, और उसमें थोड़ा सा और क्या मिलाया गया? यही फ्रूटी स्मेल, ऑरेंज का स्मेल मिला दिया गया, ऑरेंज का फ्लेवर मिला दिया गया। क्योंकि एस्टर कोई नुकसानदेह होते नहीं है उतना ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते नहीं, तो आप एस्टर पीजिए और मस्ती में रहिए और लोगों से बताइए कि आज हमने पाइनएप्पल का जूस मार्केट से 10 रुपये में ख़रीद के पिया। अब आप बताइए कि 10 रुपये में आपको 100 ml मिल रहा है, और दुकानदार के पास जाएंगे 100 ml 10 रुपये में आपको नहीं देगा, वो कम से कम 15 रुपये का जूस आपको पिलाएगा 100 ml, सही अगर होगा, पानी नहीं मिलाया होगा तो आप सोचिए 10 रुपये में आपको जूस दे दे रही कंपनी और आप मस्ती में पी रहे हैं। बोलिए भाई, आप मस्ती में पी रहे हैं। तो कुछ हम फ्रूटी स्मेल जो हैं एस्टर के, उनके 3-4 हम यहाँ लिख दिए हैं आपको। तो हम पहले तो यहाँ पे लिख दें कि एस्टर्स है फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। जैसे एमाइल एसीटेट, एमाइल एसीटेट का फ्लेवर कैसा होता है? एमाइल एसीटेट का फ्लेवर कैसा होता है? बनाना फ्लेवर होता है, एकदम शुद्ध केले की महक आती है इसमें से, सूंघ करके आप देखिएगा बना करके। अब इनका अगर हमसे पूछा जाए भाई अमाइल एसीटेट का आईपीसी नेम बताओ, तो पहले तो स्ट्रक्चर आप देख लें एमाइल एसीटेट का। ये देखना भैया, ये है CH3CO, एसीटेट हुआ, अमाइल ग्रुप लगा दीजिए इसमें, CH2 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ये एमाइल ग्रुप है पूरा। ये हुआ एमाइल एसीटेट। क्लियर? एथिल ब्यूटाइरेट, ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन के हैं, CH3, थोड़ा और ऊपर लिख दें इसको, CH3 CH2 CH2 COO, ये ब्यूटाइरेट ग्रुप हुआ, और इसी में एथिल लगा दीजिए, एथिल ब्यूटाइरेट। ये कौन सा फ्लेवर रखता है भैया? पाइनएप्पल फ्लेवर। ये जो एस्टर होता है इसका फ्लेवर पाइनएप्पल, अनानास की गंध आती इसमें से तगड़ी सी। तो ये सब मिलावट किए जाते हैं जो आप मार्केट से जूस खरीद करके पीते, इसलिए मार्केट से जूस खरीद कर, अब वो आपकी मर्जी भैया, आपका पैसा, आप उसमें आग लगा दीजिए अपने पैसे में, हमसे मतलब नहीं। लेकिन पैसे का सम्मान करिए, क्योंकि क्यों पैसे का सम्मान करिए? क्योंकि इसमें हमारे भारतवर्ष का चिन्ह बना होता है, इसलिए आग ना लगाइए उसमें भैया, समझ रहे बात? किसी को दान कर दीजिए, दे दीजिए, लेकिन आप जूस पीजिए, अपनी सेहत बनाइए। ये एस्टर पी करके सेहत नहीं बनाना है, इससे सेहत नहीं बनेगा, इससे और सेहत
खराब होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इसी के साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी पड़े होते हैं। तो जितने मार्केट में कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जितने मार्केट में आप बेवरेजेस पीते हैं, ये सब में प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, महीनों महीनों के बने हुए होते हैं। और एकदम आप खोलते हैं ताज़ा आपको फील होता है, सड़ता नहीं, ख़राब नहीं होता। प्रिजर्वेटिव ना पड़े फिर आप देखिए 10 दिन भी आप नहीं रोक पाएंगे ऐसे ओपन में। वो अलग बात है स्टेरिलाइज कंडीशन में बनाया जाए। कुछ सारे तो भ्रम आपको फैलाते हैं कंपनियां कुछ सारी कि इसमें कोई भी बाहर से एडिशनल केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं, कोई भी बाहर से इसमें एडिशन नहीं मिला, कोई भी एडिटर्स नहीं मिलाए गए इसमें, एकदम शुद्ध नेचुरल स्टेट में है। आप विश्वास करके पी लेते हैं। विश्वास करिए, पीजिए भैया। आइए जरा इधर देखिए, आइसो ब्यूटिल फॉर्मेट, ये देखना, ये हुआ HCOOH, ये फार्मिक एसिड हुआ, H यहाँ से हटा दीजिए, फॉर्मेट हुआ, इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दीजिए। आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये देखना, CH2 CH CH3 CH3, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लग गया। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, ये कौन सा फ्लेवर रखता है भैया? रसभरी, मकोए, रसभरी, गोल गोल रसभरी फ्लेवर। पीजिए, उसका भी जूस मार्केट में मिल रहा है रसभरी फ्लेवर का। ओके, ये देखिए ऑक्टिल एसीटेट, ये कौन सा फ्लेवर भैया? ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर। नाम लिख लीजिए इसका, पहले एसीटेट लिखिए। ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही लिखे ना इधर। CH3 COO एसीटेट हुआ, ऑक्टिल 8 कार्बन का चैन लगा दीजिए यहाँ। ये देखना, N नहीं रहेगा यहाँ, 4 लिखा जाएगा। 4 5 6 तो 6 लिखा जाएगा, तब 8 होगा। ये 6 7 8। क्लियर हुई बातें? अब सब के IUPAC नेम आप फटाफट लिख डालिए। लिख तो ले जाएंगे ना नाम। अब इसमें बताइए, इसमें भी आप सोच रहे अच्छा गुरुजी लिख दीजिए। चलिए गुरुजी लिख दे रहे हैं भैया। देखिए इसका नाम, पहले आप इधर वाले का नाम लिखेंगे, एल्किल, एल्किल एल्केनोएट बोलेंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो 2 डैश पर मेथिल लगा है, तो 2 डैश या 2 प्राइम मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटिल एथनोएट। क्लियर? इसका नामकरण कर लीजिए तो देखिए आसान है, एथिल, एथिल 1 2 3 4, एथिल ब्यूटेनोएट। क्लियर? इसका नामकरण जरा कर लीजिए, 1 2 3, तो 2 डैश मेथिल प्रोपिल मेथनोएट। इसका भी नामकरण कर लीजिए, ऑक्टिल एथेनोएट, ऑक्टिल एथेनोएट। क्लियर बात? तो ये तीसरे डेरिवेटिव एस्टर के बारे में चर्चा हुआ। ओके, तो जरा इसको बना लीजिए बेटा जल्दी से। आइए बेटा, अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं एसिड के डेरिवेटिव का, एसिड एनहाइड्राइड। एक होता है हाइड्रस जिसमें पानी हो, OH ग्रुप हो, वो हाइड्रेटेड फॉर्म कहलाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म कहलाता है। उसमें से अगर आप पानी निकाल दो तो अब वो हो जाएगा एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब होता है जलीय और एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जलीय, जिसमें से जल निकल जाए। तो जो एनहाइड्राइड होते हैं वो किसी भी एसिड से पानी निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हीं को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे फार्मिक एसिड से आप पानी निकाल दें तो फार्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। एसिटिक एसिड से आप पानी निकाल दें तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड से पानी निकाल दें तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब आप कहेंगे साहब हम फार्मिक एसिड से पानी निकालना चाह रहे हैं, भाई यही तो है ना,
फार्मिक एसिड से पानी निकालना चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे पानी निकले। तो एक मॉलिक्यूल से नहीं निकलेगा, इसका बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। क्लियर बात। तो कभी भी किसी भी आईपीसी सिस्टम में अगर आप मान लीजिए नाम लिखना है, इससे इसके दो मॉलिक्यूल आप लिए, इसे ये देख लीजिए HCOOH, आप क्या किए यहाँ से वाटर एलिमिनेट कराए, वाटर एलिमिनेट कराए। अब वाटर ऐसे थोड़े एलिमिनेट हो जाएगा कि आप मॉलिक्यूल ले फूके और पानी उसमें से निकल जाए, नहीं साहब, उसकी अपनी विधि होती है। डिहाइड्रेशन करा रहे हैं ना, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दीजिए, हीट कर दीजिए, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट अभी हम आगे लिखवाएंगे आपको। ओके, तो अब देखिए कंपाउंड क्या बना, HCO, अब ये O कॉमन हो जाएगा, OCOH। बोलिए भाई, ये जो एसिड था ये कौन सा एसिड था, मेथनोइक एसिड है बेटा। तो अब इस एसिड का नाम क्या होगा, जिस एसिड का एनहाइड्राइड होगा उस एसिड का आईयूपीएसी नेम लिख करके उसके बाद एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेथनोइक एनहाइड्राइड। मतलब कहने क्या होगा कि जितने कार्बन का वो होगा उतने कार्बन का ओइक और साथ में एनहाइड्राइड। जैसे आप ओइक एसिड लिखते थे, एल्केनोइक एसिड लिखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते थे ना एल्केनोइक एसिड, तो बस एसिड हट करके वहाँ पर एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो अगर इस एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम लिखना हो, पहले तो आप जान लें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड एनहाइड्राइड है। कहीं पर भी अगर ये ग्रुप मौजूद हो, कौन सा ग्रुप, OCO, OCO, इसके इस तरफ चाहे जो लगाओ, चाहे कार्बन के चेन लगे हो चाहे हाइड्रोजन लगे, इससे मतलब नहीं, बस कहीं पर भी अगर ये ग्रुप मौजूद है तो तुरंत आप आंख मूंद करके बोल दीजिए भैया ये एनहाइड्राइड। तो आईपीसी में इसका नाम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। दिख रहा है बच्चों, एल्केनोइक एनहाइड्राइड दिख रहा है ना, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, स्पष्ट। अब इसका नाम क्या हो गया, मेथनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। अगर हम इसका आईयूपीएसी में नाम ना लिख करके ट्रिवियल सिस्टम में नाम लिखते तो इसका नाम होता फार्मिक एसिड। क्या नाम होता, फार्मिक एसिड। तब इसका नाम आप क्या लिखते, फार्मिक एनहाइड्राइड। जैसे ये हुआ CH3 COO CO, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख लूँ, CH3 COOH। यहाँ से भी देखिए हमने पानी रिलीज कराया, ठीक है। ये एथेनोइक एसिड है, इसका जब एनहाइड्राइड बनेगा CH3 COO CO CH3, ये तो कंपाउंड बनकर क्या है बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि इसको आप एसिटिक एसिड कह रहे हैं, एसिटिक एसिड कह रहे हैं, तो इसका भी नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये सब सिंपल एनहाइड्राइड हैं। सिंपल एनहाइड्राइड का मतलब ये हुआ कि जब एक ही प्रकार के एसिड इन्वॉल्व हो डिहाइड्रेशन में, ये दोनों देखिए जुड़ रहे हैं, एक ही प्रकार के दोनों एसिड आप लिए हों। अगर एक मान लीजिए मेथनोइक एसिड लें, दूसरा इसमें से कोई ले लें एथेनोइक एसिड ले लें, तब जो एनहाइड्राइड बन करके आएगा वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। मिक्स्ड एनहाइड्राइड के केस में
जिन जिन एसिड से वो बना होगा उन उन एसिड का नाम लिखना होगा। अभी दिखा रहे हैं हम आपको मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्लियर बात? मतलब कहने के हुआ कि इस कंपाउंड को अगर आप ऐसे लिखें, ये O ग्रुप है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो एक एक कार्बन है तो मेथनोइक मेथनोइक, तो 2 बार मेथनोइक लिखने से अच्छा एक बार आप लिखे मेथनोइक एनहाइड्राइड। इधर देखना O के इस तरफ देखिए 2 कार्बन, O के इस तरफ देखिए 2 कार्बन, एथनोइक एथनोइक, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, नहीं तो 2 एथनोइक एसिड लिए गए होंगे तब ये कंपाउंड बना होगा। तो एथनोइक एथनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा एथनोइक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड इसका ट्रिवियल सिस्टम में नाम जो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख रहे हैं। इसी कंपाउंड को आप ऐसे देखे होंगे बना हुआ, ऐसे देखे होंगे, या हो सकता है इसको आप ऐसे देखे होंगे बना हुआ CH3CO ट्वाइस O, ऐसे देखे होंगे बना हुआ। अब यही कंपाउंड जो आप यहाँ फट से बता दिए, अगर यही स्टाइलिश तरीके से लिख करके आता ऐसे, ऐसे लिख करके, हम इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, अगर ऐसे लिख करके आता तो शायद आप 4 बार सोचते इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते समय। क्यों? आपको ये फार्माक्सी दिखता, मेथाक्सी दिखता, ब्यूटाक्सी दिखता, पता नहीं क्या क्या आपको दिखता। इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये देखना CHO ट्वाइस O। कंपाउंड ऐसे धीरे से लिख देगा, कहेगा बताओ IUPAC नेम बताओ इस कंपाउंड का। ये कंपाउंड यही तो है और ये कंपाउंड यही तो है। बोलिए भाई, चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो हमको इधर से मतलब नहीं है, हमको भैया इधर से मतलब है, इधर से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये आया कहाँ से तो हम पीछे से आपको दर्शन करा रहे हैं कि कहाँ से आए हैं। कंपाउंड यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, आपको कंपाउंड डायरेक्ट ऐसे दे देगा, कहेगा IUPAC नाम बताओ, IUPAC नेम लिखिए इसका। समझ रहे बात? क्लियर हो रही बात? तो अब आप जब भी किसी भी एनहाइड्राइड का नाम लिखेंगे तो इस ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन है और इस ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन हैं, हमेशा इसका ध्यान रखते हुए चलेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको हम बना रहने दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं। जैसे CH3COOCOH। अब आप बताइए, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, यानी ये जो एनहाइड्राइड बना होगा ये एथनोइक एसिड और मेथनोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होगा। दोनों जुड़े होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा। अब इस कंपाउंड का नाम अगर आप लिखेंगे तो नाम क्या होगा? एथनोइक मेथनोइक एनहाइड्राइड। ओके। अब अगर मान लीजिए इस कंपाउंड का नाम आप लिखना चाहें, इसका नामकरण करना चाहें तो अब आप इसका 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। इधर 2 कार्बन एथनोइक, इधर 3 कार्बन प्रोपेनोइक, तो आप ऐसे लिखेंगे एथनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा ऐसे लिख सकते थे, पहले इसको लिखते फिर इसको लिखते आप, प्रोपेनोइक एथनोइक एनहाइड्राइड। तो इसमें लड़ाई नहीं है कि पहले आप एथनोइक लिखेंगे प्रोपेनोइक या पहले प्रोपेनोइक लिखेंगे कि एथनोइक। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहले ई आएगा तब पी आएगा, पहले ई आएगा तब पी आएगा। एनहाइड्राइड तो है ही है वो। तो इस कंपाउंड कुछ किताबें ज़्यादा सही कहती हैं, इस कंपाउंड के हिसाब नहीं साहब, ये नियम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो पहले एथनोइक होगा तब प्रोपेनोइक होगा। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? अब हम एक मॉलिक्यूल अभी लेते हैं, उसमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। इसको पहले जल्दी से आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये है बेटा, इधर कार्बन हम जोड़ते ऐसे चले जा रहे हैं और इधर भी कार्बन हम जोड़ते ऐसे चले जा रहे हैं। ठीक, अब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, लंबे वाले कार्बन को मेन चेन मान लीजिए और इधर वाले को 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे आप नंबरिंग करते चलिए।
अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो जिस तरफ जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसके लोकेंट को उस पोजीशन के हिसाब से हम नामकरण करेंगे। तो बहुत डिटेल में हम जा नहीं रहे हैं बेटा, एक छोटा सा खाली एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CO O CO CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं ब्रोमो और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं क्लोरो, ठीक है। या चलिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं क्लोरो, कोई ज़रूरी थोड़े कि यहाँ पर लगाएं। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखने चल रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी आप 1 2 3 1 2 3 किसी को भी पैरेंट चैन, किसी को भी आप डैश के रूप में कर सकते हैं। एक नॉर्मल नंबरिंग करिए, एक प्राइम वाला नंबरिंग कर लीजिए। तो चलिए 1 2 3 और 1 डैश 2 डैश 3 डैश। पहले तो आप ये जाने कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है कि सिंपल एनहाइड्राइड है, तो पता चला सिंपल एनहाइड्राइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड नहीं है। दो अलग अलग एसिड से मिल करके ये एनहाइड्राइड नहीं बना है, एक ही प्रकार के एसिड के डिहाइड्रेशन से बना है। क्लियर बात। तो अब जरा ध्यान दे बेटा, ये है कि अगर ये न लगा होता तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड, अगर ये न लगा होता तो ये भी प्रोपेनोइक एसिड हुआ। तो आप करेंगे क्या, देखिए 2 ब्रोमो, फिर 3 डैश क्लोरो, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो नामकरण कर ले जाएंगे। अब बोले तो ये चारों डेरिवेटिव जो थे एसिड के, उनका नामकरण हम लोगों ने किया। ओके, इसके अगले लेक्चर में हम लोग बेटा देखेंगे कि कैसे बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन किया जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में या बॉन्ड यानी लाइन के रूप में कैसे हम मॉलिक्यूल का नामकरण करते हैं। तो वो सब हम बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।